नमस्कार, हिंदुस्तान अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं सोमदत्त शर्मा। आज हिंदुस्तान अड्डा में मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप। भाई जगताप से पूछते हैं कि आखिरकार मुंबई में क्या चल रहा है। एक तरफ जहां शिवसेना के नेताओं पर, एनसीपी के नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड चल रही है, वहीं बीएमसी का चुनाव भी एकदम सर पर आ गया है। भाई जगताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान अड्डा पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बिल्कुल आप लोगों का भी ये करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कुछ बातें, चाहे मुंबई की हो, चाहे इलेक्शन की हो, चाहे आज की जो स्थिति है उसके ऊपर मुझे अपना पक्ष रखने का आपने मौका दिया। पहले ही शुरुआत करते हैं कि शिवसेना के नेता मंत्री अनिल परब, उन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, 7 ठिकानों पर रेड मारी गई है। क्या ये संदेश दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, या फिर जो जांच एजेंसी हैं उनको, सरकार को जो है गिराने की कोशिश, ऐसे आरोप भी आप लगाते रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि ये तो कोशिश पिछले 2.5 सालों से हो ही रही है। अगर आपने देखा होगा तो देश में भाजपा की सरकार जहाँ है, भाजपा के नेता जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स है सारे, जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वहाँ संसद में बैठे हुए 40% लोग ये है क्रिमिनल, ऐसा रिपोर्ट है, ये मेरा नहीं कहना। मुंबई जैसे शहरों में आपने देखा, दरेकर जैसे लोग और बाकी सारे इतना बड़ा कांड करके, वहाँ कुछ नहीं है। मैंने खुद लिखा था मुंबई बैंक के बारे में, मैंने लिखा था कि ये 2000 करोड़ का जो ये लग रहा है प्रथमदर्शिनी, इसके अनुसार वो जो रिपोर्ट्स आई कि उसके अनुसार तो उसकी तहकीकात करिए, उसके ऊपर ईडी की चौकसी ये करिए आप, इंक्वायरी। एक व्यक्ति बताइए देश में जो भाजपा के साथ या भाजपा के किसी नेता के ऊपर ये रेड हुई है। तो ये एजेंडा क्लियर है। महाराष्ट्र की ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि, जहाँ उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि ये सरकार बनेगी, और वो बनी, और उसको खोखला करने की, उसको कमज़ोर करने की कोशिश लगातार हो रही है पिछले 2.5-3 सालों से। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपने बलबूते खड़ी है, बावजूद के उसके देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बार कोशिश की। हमारे जीएसटी के पैसे नहीं आ रहे, यहाँ 3 तूफान आए, इधर यहाँ एक दिल्ली की एक नए पैसे की मदद नहीं की देश के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन गुजरात में स्पेशल विमान लेके, वहाँ खास करके वो एक हवाई जहाज़ लेके आके 1000 करोड़ रुपया वहाँ दे दिया। गुजरात को देना चाहिए, जहाँ भी वहाँ भी जनता है, पर महाराष्ट्र की जब क्या बात है। तो इस तरह से कोशिशें तो लगातार हो रही है बीजेपी से, केंद्र सरकार से, इस तरह से ये करा के, डरा के, धमका के, इस तरह से ईडी की रेड हो, बाकी सारा करा के। पर मैं बताना चाहता हूँ कि जितना आप ये करोगे, अन्याय करोगे, जितना आप ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करोगे, महाराष्ट्र की सरकार उतनी मजबूत होगी। ये आज तक का ये है, आपने देखा होगा, बहुत मजबूत महाराष्ट्र सरकार है। भाई, आप बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जो रहे हैं देवेंद्र फडणवीस हों, या बीजेपी के नेता हों, या फिर राज ठाकरे क्यों ना हों, आप सीधी बात डायरेक्ट उन तक बोल देते हैं। सवाल आप ये भी उठाते हैं कि आखिरकार किरीट सोमैया को पहले से कैसे पता चल जाता है कि आज फलाने मंत्री और आज फलाने नेता के ऊपर जो है ईडी और इनकम टैक्स की रेड होने वाली है? नहीं, ऐसा है कि इससे जाहिर होता है कि इनका एजेंडा फिक्स है। इनको ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के चाहे ईडी रेड हो, चाहे बाकी सारे हथकंडे हो, सरकार किसी तरह इनको गिरानी है। और किरीट सोमैया क्या बात करते हैं, उन्होंने अभी कुछ ये दाखिल किया है कुछ, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन ये वही किरीट सोमैया है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और बहुत सारे आरोप इसके पहले भी थे, आज भी हैं। मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपकी मंशा क्या है। आपकी मंशा अगर इस प्रदेश की जो सरकार बनी है, लोकतांत्रिक सरकार बनी है,
उसको गिराने की आपकी मंशा है तो वो तो होने से रहा, क्योंकि हम सब जान चुके, चाहे आप कितना भी इस तरह से ये करिए, कोशिश करिए, हर बार जब आपने ऐसा किया है तो सरकार और मजबूत बनी है। तो ये सारा मुझे नहीं लगता कि ये हथकंडों से महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं झुक जाएगी, ज़रा भी नहीं झुकेगी। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि चंद्रकांत दादा पाटिल, सुप्रिया सुले जो सांसद हैं एनसीपी की, उनसे कहते हैं कि राजनीति आपके बस की बात नहीं है, आप घर जाइए और खाना बनाइए। दैट इज इट्स इज रियली टू लो बिलो द बेल्ट। चंद्रकांत पाटिल जी, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, पर वो पहले अपने आप को देखें और फिर दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करें, और ख़ास करके महिला के बारे में टीका टिप्पणी करें। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। और सुप्रिया ताई सुले ये खुद अपने बलबूते देश के संसद में अपना लोहा मना चुकी है। तो ये इस तरह की ऊंची छोटी हरकत करके आज देख रहे हो आप लोग क्या कर रहे हैं, लोग जवाब दे रहे हैं उनको। इससे ज़्यादा मैं उसका इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। अच्छा, एक और बात करते हैं। राज्यसभा का चुनाव जो है एकदम सर पे आ गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सब बात करते हैं सभी पार्टियां, लेकिन उनके वंशज को किसी भी पार्टी ने जो है अपने सामने से आकर ये नहीं कहा है कि आइए हमारे साथ आइए और हम आपको जो है राज्यसभा का टिकट देते हैं। मेरे ख्याल से दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप हर चीज़ राजनीति से जोड़ के मत देखिएगा। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और हमें सबको उस बात के ऊपर फख्र है। राजनीति अलग है, और ये जो एक ये भावना है कम्युनिटी के बारे में, मराठा कम्युनिटी के बारे में, छत्रपति जी के बारे में, ये कोई इसमें नहीं उनको मत रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाहू हो, फुले हो, अंबेडकर हो, ये विश्व के नेता रहे। तो उस ढंग से उस परिवार को देखने का एक तरीका है। ऐसा नहीं होता कि उनको आप बुलाते हो या नहीं हो या करते हो, उनका सम्मान इसके पहले भी हुआ है। मेरे ख्याल से इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं चिंतन शिविर के बारे में। राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि पूरे देश भर का जो है एक चिंतन शिविर आप लोगों ने उदयपुर में लगाया, राजस्थान में लगाया। वहाँ चिंतन शिविर में क्या चिंतन किया गया है? नहीं, एक तो मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करूं, ये चिंतन शिविर सिर्फ चिंतन, आपको वो वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नवचेतना चिंतन शिविर था। अब ये नवचेतना क्या है या नवसंकल्प क्या है? नवसंकल्प ये है हमारा कि आज देश में जो हालात हैं, आज देश को जिस तरह से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे बांटा जा रहा है, यही काम तो अंग्रेज़ों ने किया था आज़ादी के पहले। और तब महात्मा गांधी जी ने इसी मुंबई से 9 अगस्त को नारा दिया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब जो हालात नज़र आ रहे हैं और हम सारे देख रहे हैं, उसमें हम सारे पूरी तरह झुलझ रहे हैं। आज हमारे नवचेतना चिंतन शिविर में ये नारा दिया गया, भारत जोड़ो। ये मोदी जी की सरकार, ये भाजपा की सरकार, ये आरएसएस से के इशारे पे चलने वाली सरकार भारत को तोड़ने की जो बात कर रही है, आज ज़रूरी है कि हम भारत को जोड़े। और इसलिए नारा दिया गया, भारत जोड़ो अभियान हमारा शुरू होगा। मुंबई में मैं पदयात्रा करूंगा, पूरे देश में पदयात्रा होगी, सारे प्रदेशों में पदयात्रा होगी। मुंबई में हमने पहले ही शुरू किया था, 32 वार्डों में मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, आप लोगों ने भी वो कवर किया है। बट मैं 236 वार्ड में मैं लोगों से जनसंपर्क करूंगा और मुंबई जोड़ो कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। बीएमसी का चुनाव है, बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने किस तरह से कमर कसी हुई है? क्योंकि आप ऐलान कर चुके हैं कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे बीएमसी का। बिल्कुल ऐसा है कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे, फरवरी में होने थे। फरवरी के बाद सब सारा ये कोरोना के वजह से आगे पीछे हुए। तो जब भी कभी होंगे बीएमसी के चुनाव, हम तैयार है, कांग्रेस तैयार है। 236 जगहों पे ऊपर
लड़ने के लिए तैयार है, सबको साथ में लेके। चाहे वो मैंने इसके पहले भी ऐलान किया था, चाहे कोर्ट ने ओबीसी का ये किया नहीं है आरक्षण का, पर हमने पहले ही दिन कहा था मैंने कि ओबीसी का आरक्षण जो था वो उसी तरह दिया जाएगा। सारे ओबीसीओं को टिकट देने का मैंने वादा किया है। उत्तर भारतीयों को लेके मैंने इसके पहले ही ऐलान किया है, उत्तर भारतीयों का हक बनता है। वो उनको अभी कुछ ये दिखा के जिसको बोलते हैं ना, कुछ ऐसा लॉलीपॉप दिखा के जो कुछ नेता लोग जो यहाँ कुछ भी नहीं थे, नेता बन गए और यहाँ से अब वहाँ जा रहे हैं, उनको मुबारक हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है, इसमें बहुत सारे ऐसा आता है, ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, पर उत्तर भारतीयों को लेके वो जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति ना करे। उत्तर भारतीय समाज ये जानता है कि उनका मुंबई में हो या किसी भी प्रदेश में जो अस्तित्व है वो किस प्रकार से कांग्रेस ने इस्टेब्लिश किया हुआ है ये सारा। और मुझे यकीन है, आज महाराष्ट्र में 5 साल सरकार थी, भाजपा को भी इतने साल हुए ना, उत्तर भारतीय मुंबई का अध्यक्ष नहीं दे पाए, कितने लोगों को वो पावर में ले पाए। एक आरएन सिंह को ये देख के अगर वो ये सोचते हैं कि उत्तर भारतीयों का कोटा खत्म हो गया, तो वो उत्तर भारतीय समझते इस बात को सब। एक अभी नेस्को में एक उत्तर भारतीयों की ये हुई थी, एक रैली किए थे, और उसमें देवेंद्र फडणवीस हमेशा जोर जोर से बोलते, बहुत सारी बातें जोर जोर से की। ये भी बात जोर से कहो ना कि उत्तर भारतीयों को आपने अभी तक अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, ये भी बात जोर से कहो। आपने उत्तर भारतीय के कितने लोगों को, जब आप सत्ता में थे 5 साल मुख्यमंत्री थे, कितनी जगह उत्तर भारतीय समाज के लोगों को आपने पावर में ये कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें ढकोसलेबाजी उत्तर भारतीय समाज बखूबी जानता है, और उत्तर भारतीय समाज कांग्रेस के साथ रहा, आगे भी रहेगा, मुझे यकीन है। और आने वाले चुनाव में आप देखोगे कि उत्तर भारतीय समाज का जो प्रतिनिधित्व है, जैसे मैंने ओबीसी समाज का कहा, उसी तरह उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हमारा पिछड़ा हुआ समाज हो, इनको पूरा हक कांग्रेस आज तक देते आई, आगे भी देगी। अच्छा, जो तथाकथित अपने आप को उत्तर भारतीय नेता मानते थे, अब वो कुछ चले गए हैं पार्टी छोड़कर, उससे नुकसान होगा? मेरा तो ये कहना है कि जिस जगह से, जिस वार्ड हो या ये सब विधानसभा क्षेत्र हो जहाँ से चुन के आते थे, आप दोबारा चुन के आके देखिए, उत्तर भारतीय समाज जवाब देगा, क्योंकि आपने इस्तेमाल किया उत्तर भारतीयों को। वहाँ भी आपने नेता बने, अभी भी नेता बनने का भूत सवार है। हालांकि नेता कितने हैं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के स्टेज पे एक भी उत्तर भारतीय नहीं था, मेरी मालूमात ये है। तो ये उत्तर भारतीयों का सम्मान था या अपमान था, ये उत्तर भारतीय समझते, बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे ज़रूर, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। और जो देखिए, अपने खुद के लिए सिर्फ इस तरह से दल बदलूगिरी करते हैं, तो उत्तर भारतीय समाज उनको समझता है अच्छी तरह, और उनको वो ये भी करेगा, उनको अपनी जगह भी बताएगा। अच्छा, एक और सवाल है कि मोदी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि जो पिछले 8 सालों में जो भी मुद्दे रहे हैं, जो कांग्रेस उठाती रही है, उनको जो है हर स्टेट लेवल पर या फिर हर शहर के लेवल पर उठाया जाएगा। ऐसा है कि 8 साल पूरे किए, ज़रा विश्व की भी बात करूँ थोड़ी सी। राजपक्षे इसी तरह श्रीलंका के नेता चुन के आए थे, 8वें साल में उनकी हालत क्या है ये आप देख रहे हैं वहाँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनको भी 8 साल हुए, आज पाकिस्तान में क्या हालत है आप देख रहे हैं। क्योंकि सवाल ये नहीं आपको कितने साल हुए, सवाल ये है कि आपने देश के लिए क्या दिया। आपने देश बेचा है और बेच ही रहे हो। अब कैसे सवाल पूछ सकते हो? आप पूछा करते थे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 8 साल से बेचे रहे हो, फिर भी खत्म नहीं हुआ। ये देश बहुत बड़ा है, महान है, उसको बनाया है कांग्रेस ने, सुई नहीं बनती थी। आज जो बेच रहे हो ये किसी के बाप की जायदाद नहीं थी, ये कांग्रेस ने बनाया हुआ ये देश है। तो
आप इसके जवाबदेही हो तो आपको कितने साल होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपने इस 8 साल में इस देश के प्रति और देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश के महिलाओं के लिए, देश के खास करके युवाओं के लिए, देश के हमारे जो मजदूर हैं उनके लिए आपने क्या किया है, ये आंका जाएगा और लोग इसका जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल भाई, महाराष्ट्र में इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता जो है अपने आप को क्लेम कर रहा है तो वो है राज ठाकरे। आपने राज ठाकरे के बारे में एक बयान भी दिया था, क्या लगता है आपको जो उन्होंने अपनी इमेज जो बनाई है उसका फ़ायदा मिलेगा उनको? किस बात की इमेज है? हिंदुत्व के सबसे बड़े जो है नेता हैं, वो हिंदुत्ववादियों की जो है उनके जो मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात यह है कि अगर पिछले 10-15 सालों से अगर आपने देखा होगा, राज ठाकरे किसी भी अपने एक मुद्दे पे कायम नहीं रहे। तो ये जो हिंदुत्व का जो आप कह रहे हैं, ये आरएसएस और ये भाजपा की सरकार उनके कंधे पे बंदूक लगा के अपना एजेंडा चला रही है, ये राज ठाकरे भी स्वयं जानते हैं। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि भाई, अगर आप नेता हो जो कि आप बेबाक बात करने के लिए जाने जाते थे, अब नहीं जाने जाते। अब तो लोग ये कह रहे लावरे तो वीडियो, अब लोग ये कह रहे। तो इससे जाहिर होता है, साबित होता है कि वो उनसे कितना फ़र्क पड़ेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन उनके खुद के लोग उनको छोड़ के जा रहे। उनके महानगर पालिका में 7 जो पार्षद थे, कॉरपोरेटर थे, वो सब चले गए। तो अगर इतना उनका असर था या है तो वो क्यों छोड़ के चले जाते? तो ये ऐसे हथकंडे ये जो है आरएसएस और भाजपा इस्तेमाल करती हैं, और इस्तेमाल करती है, बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल किया है। ओवैसी का इस्तेमाल किया, वहाँ दिल्ली में केजरीवाल का इस्तेमाल हो रहा है। केजरीवाल तो टीम बी है, ओवैसी टीम नहीं, केजरीवाल टीम ए है, ओवैसी टीम बी है। अब शायद राज ठाकरे को टीम सी हो रही है क्या, ऐसा मुझे थोड़ा सा ये है, आशंका है मेरे दिल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सारे लोगों का धन्यवाद।